हेलो दोस्तों, एन के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर कल ही डाल चुका था जो कि क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है। वीडियो को इस तरह से आप सर्च कीजिएगा, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स वीडियो 01। इस तरह से हमारा लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा लेक्चर है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरा लेक्चर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 4 क्वेश्चनों का जवाब कल ही आपको मिल चुका था। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपका ये 5वां क्वेश्चन जो इस तरह से है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो कांच जो हमारा एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, इसको जो है ना अतिशीतित द्रव माना जाता है। अतिशीतित का मतलब होता है कि धीरे 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 करके इनमें द्रवों का गुण आ जाता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है कि कांच को उत्तर करके लिख, उत्तर कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ठोस होते हुए भी द्रव की भांति कार्य करता है। कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ठोस होते हुए भी द्रव की भांति कार्य करता है। ये गुण पुराने समय के बाद देखने को मिलता है। ये छोटा क्वेश्चन था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें ठोस होते हुए भी इनमें क्या होता है, द्रवों का गुण पाया जाता है। और इस तरह से पाया जाता है, ये गुण पुराने समय के बाद देखने को मिलता है, जो कांच की तली में जमा हो जाता है, जिसके कारण से तली मोटी दिखाई देनी पड़ती है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि लेक्चर नंबर 2 का, ये आप बता सकते हैं पहला क्वेश्चन है, जो कि 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि इनमें जो गुण होता है, ठोस होते हुए भी इनमें कुछ द्रवों जैसी कार्य करता है, द्रवों जैसा गुण होता है बोल सकते हो। तो ये गुण आपको कब दिखने को मिलेगा, ये गुण आपको पुराने समय तक के बाद आपको दिखने मिलेंगे। पुराने समय के बाद आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको ये कांच है, मान लो ये कांच है, आप इसको सीधा सा कांच बनाते हैं, एक कांच है, इस कांच को आप 50 या 60 साल के बाद देखें तो ये कांच आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी तली क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोटी हो जाएगी, मोटी तली हो जाएगी। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी चैप्टर का है, सॉलिड स्टेट। निविड संकुलन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निविड संकुलन क्या है। आपके जो क्रिस्टल होते हैं वो इस तरह से सजे होते हैं कि उनमें खाली स्थान कम से कम हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, निविड संकुलन। संकुलन का मतलब एक तरह का पैकिंग होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मतलब किस तरह से पैक किया हुआ है।
क्लोज पैकिंग किसे कहेंगे? पैक कर, क्लोज मतलब बिल्कुल नज़दीक में खाली से खाली कम स्थान हो उसमें, उसी को कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो इसका पढ़ते हैं, क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन, क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन इस क्रम में सजा हो जिससे इसके बीच कम से कम खाली स्थान हो। क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन इस क्रम में सजा हो जिससे इसके बीच कम से कम खाली स्थान हो, जिसे निविड़ संकुलन कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला, एक विमीय निविड़ संकुलन। दूसरा, द्विविमीय निविड़ संकुलन। अगला तीसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ये इसके 3 प्रकार हैं। अब सजा होने का मतलब है किस तरह से हम जो परमाणु अणु को मानते हैं वो गोले के रूप में मानते हैं। तो इसका जो परमाणु सजा हो तो इस तरह से सजा हो कि एक गोला बिल्कुल गोले के दूरी कम हो, मतलब एक गोले दूसरे गोले से सटे हो, फिर अगला गोला इस गोले से सटे हो, फिर अगला गोला इस गोले से सटे हो, फिर इससे इसमें सटा हुआ हो, फिर इस गोले से इसमें भी सटा हो और इसमें भी सटा हो। इसमें देखें तो ये जो आपका है ये खाली स्थान है और ये खाली स्थान आपका बहुत कम से कम है। इस तरह से पैक किया जाए कि इसमें दूर खाली स्थान जो हो बिल्कुल कम। तो ये आपका निविड़ संकुलन की परिभाषा हुई और इसके प्रकार हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन ये रहा, क्रिस्टल क्या है? आप जो पीछे पढ़ रहे थे क्रिस्टल बार बार क्या होता है, तो उस क्रिस्टल को हम पढ़ते हैं क्या होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल होता है संरचनात्मक इकाइयों को नियमित रूप से संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन। संरचनात्मक इकाई का मतलब परमाणु, अणु या आयन। संरचनात्मक इकाइयों को नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में सजाने को क्रिस्टल कहा जाता है। संरचनात्मक इकाइयों को एक नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में सजाने को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल कहा जाता है। अब नियमित रूप से किस तरह से सजाना है? परमाणु या अणु को हम एक गोले के रूप में मानते हैं। एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, इस सबको हम अणु मानते हैं। अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, तो हमने एक गोले के रूप में माना जो कि इस तरह से सजाना है। अगला इस गोले के नीचे जस्ट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अगला फिर यहाँ इस गोले के नीचे, फिर अगले इस गोले के नीचे, फिर इस गोले के नीचे, फिर इस गोले। अगर इसको सजाएं तो इन सबको मिलाएं तो यहाँ से ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। इनको मिलाएं तो ये ऐसे मिलेगा। अगर इनको भी ऐसे करके मिलाएं तो देखिए एक घन के रूप में बना, और आगे और जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा तरह से एक घन के रूप में आपका जुड़ता जाएगा। इस तरह से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो यही आपका क्या है? संरचनात्मक इकाई जैसे परमाणु अणु इस क्रम में सजाओ, नियमित रूप से ऐसे सजाओ कि इसकी निश्चित क्रम हो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक निश्चित क्रम हो। अब यहाँ पे एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो गया। ये आपका एक क्रिस्टल है, ये आपका एक क्रिस्टल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्रिस्टल क्या होता है, क्योंकि अणुओं से मिलके बना हुआ होता है। जब आप ठोस को टुकड़े बांधते हैं ना, अब जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इस तरह का आपको दिखाई पड़ता है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकुलन क्षमता क्या है? अगला क्वेश्चन है संकुलन क्षमता क्या है? संकुलन क्षमता का बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग, आपका जो क्रिस्टल है वो किस तरह से पैक है, उसी को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, क्रिस्टल जालक का, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरती है उसे क्रिस्टल, उसे उस क्रिस्टल जालक का, उसे उस क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहा जाता है। मतलब कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में आप जितना भाग घेरोगे उसी को क्या कहा जाता है? संकुलन क्षमता कहा जाता है। इसे जो हम ना पीई से सूचित करते हैं, इसको हम पीई से भी बताते हैं, पीई, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी, इसलिए हम कहते हैं पीई। तो पीई बराबर आपका क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का आयतन, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का आयतन, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। का आयतन। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से क्या कर दीजिए, गुना। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका आपका वैसे जो आप घन बनाते हैं ना, जो हम घन बनाते हैं इस तरह से, जो हम इस तरह से घन बनाते हैं, तो एकक कोष्ठिका पे कण कहाँ होता है? इसके कोनों पे होता है, यहाँ पे, 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 यहाँ पे। ये आपके कण होते हैं, जो कि 8 कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 8 कण। तो इन कणों का आयतन, कण आपका कैसा? एक गोले के रूप में है। कण आपका है एक गोले के रूप में, ठीक है। कण आपका एक गोले के रूप में है और आपको जो दिया गया है भरने के लिए वो एक घनाभ के रूप में दिया गया। इस तरह से आप देखें तो एकक कोष्ठिका में कणों का आयतन, जितने कण इसके अंदर उपस्थित होंगे उसके कण, और बट्टे क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका में ये आपका कोष्ठिका है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी जो आपका घनाभ, ये जो घनाभ है ये आपका, सॉरी घन जो है आपका, घनाभ नहीं सॉरी, घन जो है आपका, ये घन आपका एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में जितने कण इसके अंदर में है यहाँ, वो इसको भर रहा है। तो वो इसको भर रहा है, ये वो इसको भर रहा है, और यही क्या कर रहा है? इसको घेर भी रहा है। तो यही आपका क्या हो गया? संकुलन क्षमता। जितना घेरेगी वही आपका क्या है? संकुलन क्षमता। तो उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन आपके हो गए। आज दूसरा लेक्चर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि और सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।